नमस्कार दोस्तों, भूगोल की श्रृंखला में पिछली क्लास में हमने अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में डिस्कस किया था और आज इस क्लास के अंदर हम बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उसकी जो मुख्य नदियाँ, जिसमें हम बनास नदी की बात करेंगे और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको अपन डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम बनास नदी के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बनास नदी की बात करूं। देखिए, बनास नदी की जो उपनाम की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर जो बनास नदी है, उपनाम अपन बात करें तो इसको बोलते हैं वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता है। ये तीन नाम आपको जरूर याद रखने, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें बनास नदी की उद्गम की, तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर बनास नदी जो निकलती है वो राजसमंद जिले के अंदर, आपको पता है, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। राजसमंद जिले के अंदर खमनोर की पहाड़ी। और उसके बाद हम प्रवास क्षेत्र की बात करें तो याद रखना राजसमंद की बात में ये चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा के बाद अजमेर के बाद टोंक के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर खंडा जो तहसील है वहाँ भी एक जगह है रामेश्वरम घाट, और वहाँ पे ये किस्में मिल जाती है चंबल नदी में। आप मैप में इसको देखिए, ये खमनोर की पहाड़ी है। यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी आगे बढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है कहाँ पे जाके मिलती है, चंबल के अंदर। तो याद रखना रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर, खंडार तहसील, याद रखना, ठीक है। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख बांध की। बनास नदी पर प्रमुख बांध की अपन बात करें तो सबसे पहले राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जिसका नाम है बिशलपुर बांध, याद रखना बिशलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और बिशलपुर बांध से आपको याद रखना जयपुर, टोंक और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो पेयजल के लिए जल प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, तो वो आपको याद रखना है इस बिशलपुर बांध से है। और कहाँ पे है? टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। उसके बाद में हम इस बनास नदी पर दूसरे बांध की बात करें तो दूसरा बांध है आपका ईसरदा बांध। कई बार ईसरदा बांध आपको याद रखना टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित है, लेकिन है कहाँ पे? याद रखना सवाई माधोपुर में है। तो ये जो बांध है ये कहाँ पे है? ईसरदा बांध सवाई माधोपुर के अंदर है। उसके बाद में दो तीन फैक्ट है जिसकी आपको ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर पूर्णतः राजस्थान के अंदर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? आपकी बनास। लगभग 480 किलोमीटर इसका जो एरिया है ये आपको याद रखना है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर आपको याद रखना सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र, याद रखना कैचमेंट एरिया है वो सबसे ज्यादा किसका है? बनास नदी का। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कई बार पूछा है। आपको 3-4 नदियों के बारे में पूछ ली कि कैचमेंट के क्रम में या जल ग्रहण जो क्षेत्र है उसके क्रम के अंदर आप इसको व्यवस्थित करिए। तो आपको याद रखना सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो बनास का है, उसके बाद में लूणी का है, उसके बाद में चंबल का, और सबसे कम किसका? माई का। ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो किसका है? बनास का है, उसके बाद में लूणी का है, फिर चंबल का है, फिर किसका है? माई का। तो ये ऑर्डर आप जरूर याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जल ग्रहण वाली जो नदी है वो कौन सी है? बनास। पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी। अब देखिए, थोड़ा सा इस मैप को अपन ढंग से देखते हैं। चूंकि ये जो नदी है बनास नदी, ये 3 त्रिवेणी बनाती। कितनी त्रिवेणी? 3। तो त्रिवेणी के संदर्भ में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से इसको देखिएगा, खमनोर से निकलती है और आपको याद रखना है। इसके बाद में जब ये आगे बहती है तो आपको एक चीज और जरूर ध्यान रखना है, बिंगोद जगह आती है भीलवाड़ा की, और इस बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर क्या बनाती है? त्रिवेणी बनाती है। ध्यान दीजिएगा, त्रिवेणी का मतलब जहाँ 3 नदियां आपस में आकर मिलती है इसको अपन क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 कौन कौन सी नदी है? तो यहाँ पे आपको याद रखना गोगुंदा उदयपुर से एक नदी निकलती है, जो निकलती उस समय उसका नाम आयर नदी है, लेकिन उदय सागर झील के बाद उस नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी, जो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद भी ये किस में जाके मिलती है? सीधी याद रखना बिंगोद जो जगह है भीलवाड़ा जा करके किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। एक छोटी सी नदी और है जिसका नाम है मेनाल, और ये मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलने के बाद में सीधी बिंगोद भीलवाड़ा में जाकर के किसमें मिलती है? बनास के अंदर। तो याद रखना पहला जो त्रिवेणी है और फर्स्ट जो त्रिवेणी है उसमें कौन कौन सी नदी है? तो आपको याद रखना है बनास, उसके बाद में बेड़च, और कौन सी है? मेनाल। तो ये 3 नदी आप जरूर याद रखिएगा, बनास, बेड़च और मेनाल। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो आपको पता है दूसरा जो त्रिवेणी संगम है, और दूसरा जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पे स्थित है? राजमहल टोंक। याद रखिएगा, दूसरा त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक। और यहाँ पे अपन बात करें तो कौन सी 3 नदियां आकर के मिलती है? तो एक तो आपकी मुख्य नदी बनास हो गई, और एक नदी आपको याद रखना है राजसमंद के अंदर एक जगह है और वहाँ पे एक पहाड़ी है बिजराल की पहाड़ी, और बिजराल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है खारी नदी।
और उसके बाद में आपको याद रखना नसीराबाद जो जगह है अजमेर, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डाई नदी। और ये सब नदियाँ जाकर के, दोनों नदियाँ जाकर के आपको याद रखना किस नदी में मिलती है, बनास के अंदर। और जहाँ पे जाके मिलती है वो जगह है आपका राजमहल टोंक। तो दूसरा जो त्रिवेणी संगम है आपको याद रखना मुख्य नदी बनास, और इसमें आकर के मिलती है एक तो आपकी खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है, और दूसरी आपकी कौन सी है, नसीराबाद अजमेर से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम है डाई नदी। तो दूसरा त्रिवेणी आपको याद रखना कहाँ पे है, राजमहल टोंक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम जब आगे बात करें तो आपको याद रखना है आगे ये जो बनास नदी है ये सवाई माधोपुर के अंदर जो खंडार तहसील है वहाँ पे रामेश्वरम जो घाट है वहाँ पे जाकर के ये किस में मिल जाती है, आपके चंबल के अंदर मिल जाती है। तो याद रखना ये जो तीसरा त्रिवेणी है जिसके अंदर आपको याद रखना एक तो आपकी बनास नदी होगी, एक आपके चंबल होगी, एक छोटी सी नदी जिसमें आकर के मिलती जिसका नाम है सीप नदी। कौन सी नदी, सीप। तो तीसरा जो त्रिवेणी है उसमें अपन कह सकते हैं बनास, और बनास किस में जाकर के विलीन होती, चंबल, और एक आपके छोटी सी नदी है जिसका नाम है सीप। तो ये 3 त्रिवेणी संगम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जगह जरूर याद रखिएगा। पहला त्रिवेणी संगम बिंगोद भीलवाड़ा है, और दूसरा जो त्रिवेणी संगम है वो आपका राजमहल टोंक है, और जो तीसरा त्रिवेणी संगम है वो आपका कहाँ पे है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर। तो ये मेनली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नदी के संदर्भ में तीनों त्रिवेणी आपको जरूर याद रखना है, कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे आके मिलती है, जरूर जगह का आप याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं नक्शे के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। आप इसको 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो आप भी कुछ समझ जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपकी बनास के बाद में उसकी सहायक नदियों की अपन बात करें तो सबसे पहली जो सहायक नदी है वो कौन सी है, आपकी बेड़च। तो बेड़च मैंने अभी बताया आपका, इसका जो उद्गम स्थल है वो गोगुंदा उदयपुर से है, और प्रवास क्षेत्र की मैं बात करूँ तो ये उदयपुर के बाद में चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर जगह है बिंगोद, मैंने अभी बताया, और वहाँ पे किस में मिल जाती है, बनास के अंदर। और बिंगोद भीलवाड़ा यहाँ पे क्या बनता है, त्रिवेणी संगम। उसके बाद में हम बात करें इसका प्रारंभ में जो नाम होता है वो आयड़ नदी होता है, लेकिन उदय सागर जो झील है, इस उदय सागर झील के बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। और याद रखना इसी बेड़च नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है गोशुंडा बांध। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, आपको याद रखना है बेड़च नदी पर जो बांध बना हुआ उस बांध का नाम क्या है, गोशुंडा बांध। और ये कहाँ पे है, अप्पावास चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। अब देखिए बेड़च की जो सहायक नदियों की अपन बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सहायक नदियों में एक गंभीरी नदी, एक गुजरी नदी, अरवी नदी और वागड़ नदी, चारों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप जरूर स्टार लगा देना, एग्जाम में आपको ऐसी छोटी छोटी जो नदियां हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाएगा। आपको बेड़च, आपको बनास की सहायक नदी नहीं पूछेंगे, क्योंकि बनास की जो सहायक नदी वो आप सबको पता है कौन कौन सी है, लेकिन आपको याद रखना है बेड़च की जो सहायक नदी है। देखिए राजस्थान के अंदर अपन 2 पढ़ेंगे, एक गंभीरी नदी पढ़ेंगे, एक गंभीर नदी पढ़ेंगे, तो दोनों अलग अलग है, ये याद रखना। ये आपको पता है ये एमपी से निकलती है गंभीरी नदी, और एक गंभीर नदी है वो अपन आगे पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है करौली से निकलती है, ठीक है। तो दोनों नदियां अलग अलग है, तो याद रखना गंभीरी नदी, गुजरी नदी, अरवी नदी और वागड़ नदी, ये चारों ही महत्वपूर्ण है बेड़च की सहायक नदी। उसके बाद में एक बेड़च की सहायक नदी के बाद में अपन बात करते हैं जो त्रिवेणी बनती है बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पे एक छोटी सी नदी और आके मिलती है जिसका नाम है मैनाल नदी। और इस मैनाल नदी का जो उद्गम स्थल है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से है, और ये बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर आपको पता है बनास, बेड़च और मैनाल क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। और एक जरूर याद रखिएगा, मैनाल भीलवाड़ा जो मांडलगढ़ में है वहाँ पे ये जो मैनाल नदी जिसके ऊपर एक जलप्रपात है, जलप्रपात का मतलब ऊंचाई से जल का सीधे नीचे गिरना, इसको अपन क्या बोलते हैं, जलप्रपात। तो यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, मैनाल जलप्रपात, ठीक है। तो आप मैप में देख सकते हो, ये आपकी चंबल नदी है, और ये आपकी बनास नदी है, और इधर से गोगुंदा से निकलती बेड़च नदी, और इधर मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है आपके कौन सी, मैनाल, और यहाँ पे क्या बनाती है, बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए अगली जो नदी है वो आपकी कौन सी है, कोठारी नदी। ये जो सारी नदियां हैं ये बनास की सहायक नदियां, ध्यान दीजिएगा। आपको बनास की सहायक नदियों के बारे में मैंने अलग से नहीं बताया है, तो आपको जरूर ध्यान रखना, मैं सारी जो नदियों का जिक्र कर रहा हूँ किसकी है, बनास की सहायक नदियां। अब देखिए कोठारी नदी की बात करें तो कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो दिवेर राजसमंद से है। कहाँ से निकलती है, दिवेर राजसमंद। और इसके प्रवास क्षेत्र की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर राजसमंद, भीलवाड़ा
और भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नंदराय भीलवाड़ा, और ये नंदराय जगह है जहाँ पे ये किस में मिल जाती है, बनास के अंदर। और जब ये बनास के अंदर मिलती है इसका मतलब है बनास की सहायक नदी कौन है, कोठारी। और कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध, और ये कहाँ पे है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेजा बांध के संदर्भ में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान के अंदर मेजा बांध कहाँ है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और किस नदी पर है, कोठारी नदी। तो कोठारी नदी के आपको 2-3 फैक्ट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उद्गम दिवीर राजसमंद से है, और प्रवाह कहाँ कहाँ, राजसमंद के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर जगह है नंदराय, और नंदराय में ये किसमें मिल जाती है, बनास के अंदर। और प्रमुख बांध है मेजा बांध, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। उसके बाद में अगली नदी की बात करूं तो कौन सी है, खारी नदी। तो याद रखना खारी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, बिजराल की पहाड़ी। और बिजराल की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, राजसमंद के अंदर। और ये राजसमंद से जब निकलती है बिजराल की पहाड़ी से, तो राजसमंद के बाद में ये भीलवाड़ा में जाती है, और भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, और टोंक के अंदर आपको पता है मैंने त्रिवेणी के बारे में बताया था, राजमहल जो जगह है वहाँ पे ये किस में मिल जाती है, बनास के अंदर। और आपको पता है यहाँ पे जब खारी नदी बनास में मिलती है तो एक छोटी सी नदी जो नसीराबाद अजमेर से निकलती है जिसका नाम है डाई नदी। तो इसका भी आप जरूर याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, नसीराबाद अजमेर से है। और ये राजमहल टोंक जो जगह है जहाँ पे ये किस में मिल जाती है, बनास के अंदर। तो याद रखना यहाँ पे त्रिवेणी जो बनता है राजमहल टोंक के अंदर, तो उसमें बनास है, उसके बाद डाई है और खारी, ये 3 नदियां आकर के आपस में मिलती है। तो ध्यान से देखिए, ये आपकी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से जो नदी निकलती बनास, और ये बिजराल की पहाड़ी से नदी निकलती उसका नाम है खारी, और ये अजमेर के अंदर आपको पता है नसीराबाद से नदी निकलती जिसका नाम है डाई। और ये तीनों आकर के कहाँ मिलती है, राजमहल टोंक, जहाँ पे इस बनास नदी का जो दूसरा त्रिवेणी है वो आपको जरूर याद रखना, पहला बिंगोद भीलवाड़ा और दूसरा आपका राजमहल टोंक। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा नक्शे से इसको जरूर याद रखिएगा। आगे अपन बात करते हैं, अगली नदी वो है आपकी मोरेल नदी। और मोरेल नदी के उद्गम स्थल की बात करूं तो ये जयपुर के अंदर चैनपुरा की पहाड़ी से निकलती। कहाँ से निकलती है, चैनपुरा की पहाड़ी, जयपुर। और प्रवाह की मैं बात करूं कहाँ कहाँ बहती है, तो जयपुर, और जयपुर के बाद में ये दौसा में बहती, फिर सवाई माधोपुर, करौली। और करौली के अंदर कहते हैं इस नदी का जो ये नदी मिल जाती किसके अंदर, चंबल के अंदर। तो ये 4 जिले आप जरूर याद रखना प्रवाह के। और प्रमुख बांध की मैं बात करूं तो इस मोरेल नदी पर जो बांध बना हुआ उसका नाम ही क्या है, मोरेल बांध। और ये जो मोरेल बांध है कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है, राजस्थान के अंदर जो मोरेल बांध है ये दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित है, लेकिन है किसमें, सवाई माधोपुर, ये जरूर याद रखना। और आपको याद रखना सवाई माधोपुर के अंदर जो पीलूखेड़ा जगह है वहाँ पे ये बांध है। और उसके बाद में हम इस मोरेल की जो सहायक नदियों की बात करें तो एक काली सील नदी, एक ढूंढ नदी। और ढूंढ नदी आपको याद रखना, इस ढूंढ नदी की वजह से जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो ये आप थोड़ा जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं गंभीर नदी। क्योंकि देखिए मैंने आपको गंभीरी नदी जो बताया था, बेड़ज की जो सहायक नदियां हैं गंभीरी नदी, तो गंभीरी नदी अलग है, गंभीर नदी अलग है, जरूर याद रखना गंभीर। और इस गंभीर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, करौली से है। और ये इस नदी का जो प्रवाह है वो कहाँ कहाँ है, आपको याद रखना करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर। और धौलपुर के बाद में ये जो गंभीर नदी है ये कहाँ चली जाती है, यूपी। और यूपी के अंदर जगह है मैनपुरी। और मैनपुरी के अंदर आपको पता है इस नदी कहाँ किस में मिल जाती है, यमुना के अंदर मिल जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान की एक ऐसी नदी जो अपना जल सीधे कहाँ ले जाती है, यमुना में ले जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान की कौन सी नदी जो अपना जल सीधे कहाँ ले जाती है, यमुना में। एक आगे अपन बाणगंगा पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको जरूर याद रखना है गंभीर नदी। ठीक है, अब देखिए इस गंभीर नदी की जो सहायक नदियां हैं उसकी अपन बात करें तो देखिए 5 सहायक नदियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका नाम जरूर याद रखना, भद्रावती, भैंसावट, अट्टा, माची और बरखेड़ा। और इन्हीं 5 नदियों की वजह से एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम ही क्या है, पांचना बांध। और आपको पता है राजस्थान के अंदर जो पांचना बांध है मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, आपको जरूर याद रखना पांचना बांध। कौन कौन सी 5 नदियां हैं, ये गंभीर की सहायक नदियां हैं, भद्रावती, भैंसावट, अट्टा, माची, बरखेड़ा। और इन्हीं 5 नदियों की वजह से इस बांध का नाम ही क्या पड़ गया, पांचना बांध। और पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको जरूर याद रखना है। ये आपकी मोरेल नदी है जो जयपुर के अंदर चैनपुरा की पहाड़ी से निकलती है, और
कहाँ पे अपना जल लेके जाती है, चंबल के अंदर। फिर आपको याद रखना है करौली से जो नदी निकलती है गंभीर नदी, तो ये करौली से सीधा अपना जल कहाँ ले जाती है, मैनपुरी यमुना के अंदर मिलाती है। तो आपको याद रखना राजस्थान की एक ऐसी नदी जो अपना जल सीधे कहाँ ले जाती है, यमुना के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों ही नदियाँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखिए। आगे बात करें, अगली नदी है वो आपकी कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी की मैं बात करूं, इस बाणगंगा नदी को क्या बोलते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और रुंडित सरिता, ये एग्जाम में कई बार पूछा, जरूर याद रखिएगा, रुंडित सरिता। और रुंडित सरिता के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी है, वो आपकी कौन सी है, बाणगंगा। और इसमें अपन बात करें उद्गम स्थल की, तो राजस्थान के अंदर बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो बेराट की पहाड़ी जयपुर से है। कहाँ से निकलती है, बेराट की पहाड़ी जयपुर। और इस बाण नदी के प्रवाह क्षेत्र की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर ये जयपुर, जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद ये यूपी में जाती है। याद रखना गंभीर के बाद में आपकी कौन सी नदी, बाणगंगा। गंभीर जो नदी अपना जल सीधे मैनपुरी यमुना के अंदर आप मिलाती है, वैसे के वैसे आपको याद रखना बाणगंगा भी अपना जल सीधे कहाँ ले जाती है, फतेहाबाद, जहाँ यूपी की जगह है वहाँ पे ये किस में मिल जाती है, यमुना के अंदर। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों नदियाँ, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी, जरूर याद रखिए। इसके बाद में अपन बात करें सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो गुमटी नाला, सूरी और पलोशन, ये 3 नदियाँ हैं जो किसकी सहायक नदियाँ हैं, बाणगंगा के। आप जरूर याद रखिएगा, गुमटी नाला, सूरी और पलोशन। मैप में अपन देखते हैं इसको, तो ये आपके बेराट की पहाड़ी जयपुर, जहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल है, और यहाँ से सीधे जल अपना कहाँ ले जाती है, फतेहाबाद, यमुना के अंदर सीधा मिल जाता है। तो राजस्थान की 2 नदियाँ आप जरूर याद रखिएगा, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी, बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपना जल कहाँ ले जाती, सीधे यमुना के अंदर। ठीक है, तो ये आपके इस क्लास के अंदर जो बनास नदी की जो सहायक नदियाँ थी उसकी अपने बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ, एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जरूर याद रखिएगा। आप देखिए आज सबसे बड़ी न्यूज़ आपको पता है, कल ग्राम विकास अधिकारी का जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट था वो आया था, और इस प्रीलिम्स के रिजल्ट में जो भी सफल हुए उन सभी एस्पिरेंट्स को मैं बधाई देना चाहूँगा। और आगे भी आपको पता है आज ही अजनेस बोर्ड ने मुख्य परीक्षा की जो तिथि है उसको भी घोषित कर दिया। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्राम विकास अधिकारी जो सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा 2021, पहले ये परीक्षा पूर्व में अजनेस बोर्ड द्वारा जो जारी कैलेंडर के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन मई महीने में होना था, लेकिन जब परिणाम थोड़ा सा लेट आया तो इस वजह से अब इस परीक्षा का जो आयोजन होगा वो आपके जुलाई के अंदर 9 जुलाई को होगा, शनिवार के दिन। तो इसलिए आप सब लोग लग जाएं, आपके सामने डेट है और आज से आप काउंट कर लीजिएगा, मई, जून और जुलाई, लगभग मोटा मोटा देखो तो 3 महीने के आसपास का समय है। मई पूरा है आपके पास में, जून पूरा है और जुलाई के 9 दिन है, और आपके लगभग आज 14 तारीख हो गई है, 13 तारीख, तो ये 13 दिन, ये मान तो कुल मिलाकर के लगभग 3 महीने का एस्टिमेट जो है, तो वो उस हिसाब से तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। और 1-2 दिन के अंदर जो सिलेबस को लेकर के जो मांग की जा रही थी कि इसका जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा डिटेल फॉर्मेट में जारी करने की जो मांग थी, तो उसको भी लगभग कर दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो आप उससे डिटेल जो सिलेबस आता है उसके बाद में एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छा मौका है। अब आपके सामने जो कंपटीशन होगा बहुत तगड़ा कंपटीशन है, और आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है। आपने प्री परीक्षा पास की है तो अच्छी बात है, लेकिन मुख्य परीक्षा का जो अब इम्तिहान होगा वो अपने आप में थोड़ा सा ज़बरदस्त होने वाला है। इसलिए आप तैयारी भी क्या करिए, ज़बरदस्त करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, और जो आपके डाउट है उसको अच्छे से क्लियर करिए। 3 महीने का समय बहुत होता है। सिलेबस आपका वैसा का वैसा है जो प्री में था, ठीक है, प्री के अंदर जो सिलेबस जारी किया था डिटेल में नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिटेल में जारी हो जाएगा। तो उसके बाद में आप सभी जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए। आप ऐसा कोई टॉपिक मत छोड़िए कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, तो प्रश्न का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी आ सकता। तो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के इस एग्ज़ाम को आप दीजिए। आप ज़रूर इस एग्ज़ाम के अंदर सफल होंगे, और हम भी प्रयास करेंगे आपको जो सिलेबस के कंटेंट है जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी उसको समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।